हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। आह, इसके पहले इसका एक छोटा सा हिस्सा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से। इसमें आप लोग को भी कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में, इनडिटरमिनेसी के बारे में कह लीजिए। दूसरा, कंबाइंड स्ट्रेस के बारे में। तीसरा शायद शायद फ्रेम स्ट्रक्चर ही है। तीसरा फ्रेम स्ट्रक्चर्स, इनका एनालिसिस, इसका एनालिसिस जैसे कि डिफ्लेक्शन, एक मिनट, कहाँ है? इसका एनालिसिस हो। अब एनालिसिस के अलग अलग तरीके भी हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है। तो आप लोग को उनमें क्या क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये यही बेस बनेगा आपका किसी भी आगे पढ़ने वाले, आरसीसी पढ़ो या स्टील पढ़ो या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। कुछ हिस्सा सॉइल में भी इस्तेमाल हो जाता है इसका। उसमें आने से पहले आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी हैं आपको शायद पढ़ने। हाँ, प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसका इस्तेमाल आपको सॉइल मैकेनिक्स में भी होगा। और विश्वास मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ये, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो या सॉइल। पांचवा है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। शायद मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी है, शायद, मेरे ख्याल से है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी है, होगा। सातवां कंटिन्यूअस बीम और फिक्स्ड बीम के बारे में। फिक्स्ड बीम, कुल मिलाकर ये कुछ सिलेबस सा है आपका। है न्यूमेरिकल पेपर, मजेदार सब्जेक्ट है, सिर्फ इसका इस्तेमाल चाहता है और थोड़ी सी मेहनत, ज्यादा नहीं। सोचो, विजुलाइज करो स्ट्रक्चर को, वो कैसे बिहेव कर सकता है। और कई सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने कहा ना कि ये लिंक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसकी जानकारी होनी भी जरूरी है। स्ट्रेस के बारे में क्या है, स्ट्रेन क्या है, शियर क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, एसएफडी कैसे बनता है, बीएमडी कैसे बनता है, ये सारी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पहला शब्द हम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर। क्या होता है स्ट्रक्चर भाई? कुछ भी बना हुआ जो लोड लेता हो, कुछ ऐसा बना हुआ हो जो लोड लेता हो और फिर भी स्टेबली खड़ा है, वो कहलाएगा ना स्ट्रक्चर। कोई कह सकता है अ फ्रेम ऑफ मेंबर हैविंग जॉइंट्स। अलग अलग किताबों के अलग अलग डेफिनेशन है, पर यहां से समझो, ठेठ भाषा में समझो कि क्या होता है स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, ब्रिज का एक स्ट्रक्चर हो सकता है, डैम का एक स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ भी, सब स्ट्रक्चर ही तो है। कुछ ना कुछ बना हुआ है ना, जो लोड लेता है, लोड ले रहा है, जिंदा है और फंक्शन कर रहा है। उस पर गाड़ियां चल रही हैं, चाहे वो पानी को रोक रहा हो, चाहे उसमें लोग रह रहे हो, वो कुछ है, उसका फंक्शन है, और भरपूर मात्रा में उसको फुलफिल भी कर रहा है। ये है स्ट्रक्चर। अब इसी का एनालिसिस करना है। कोई चीज जब हम बनाएंगे आगे चलकर, चाहे वो जिसका भी बने, कोई भी मटेरियल का बने, लेकिन उसको बनाने से पहले उसके बारे में थोड़ा सोचा जाता है कि ये ठीक होगा, ये ले लेगा ये लोड, ये सह पाएगा, ये जिंदा रहेगा इतने सालों तक, या फिर इतने अगर आबादी बढ़ गई तो इसमें इतने लोग रह पाएंगे, या इस ब्रिज पर से इतने लोग गुजर पाएंगे क्या।
ये सारी चीजें हम एक कागज पर अपने डिजाइन में ये सब करते रहते हैं। जब ये करते हैं उसी उसी को एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस करते हैं कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में अपनी कैलकुलेशंस करना, और उन कैलकुलेशंस के आधार पर फिर उसको बनाना, उसको डिजाइन करना। यही काम है एक सिविल इंजीनियर का ना। तो उस मायने में स्ट्रक्चरल एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि यही एनालिसिस सिखाएगा आपको कि किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस कैसे करते हैं। अब अब तक आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिटर्मिनेट के बारे में जाने थे, अब थोड़ा इनडिटर्मिनेट के बारे में भी जानेंगे। अब क्या है ये डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट हम कह दिए, उसके पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करा लेना चाहते हैं। जैसे मान लो ये एक कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हम इधर से खींच रहे हैं, इसके ठीक सीजी से ये होकर गुजर रहा है, ये एक्सिस जिससे ये खिंचा रहा है, इसको क्या कहते हैं? कि ये ऑब्जेक्ट टेंशन में है। ओके, अगर यही बदल जाए, टेंशन में ना होकर क्या कहेंगे? दबाव में है, कंप्रेशन हो जाएगा। कंप्रेशन में हो सकता है। ये दबाव में ना होकर, अब ये दबाव में भी नहीं है, मान लो दबाव में भी नहीं है, हम इसको पकड़ के ऐसे बेंड कर रहे हैं। अपनी रिफिल को लीजिए और जरा सा बेंड करके देखिए, तो उसमें आपने साइड से दबाया हल्का, ऐसे ऐसे, तो ये बेंडिंग हो गया या फ्लेक्सर हो सकता है। तो एक तो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मतलब मेंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चर तो नहीं है ये कई सारे मेंबर्स को जोड़कर बनता है स्ट्रक्चर। तो कई सारे मेंबर्स हो सकते हैं, वो उसके काम अलग हो सकते हैं, वो या तो टेंशन ले, खिंचाव, या कंप्रेशन ले, दबाव, या फ्लेक्सर, मोड़ना हो। एक और हो सकता है ऐसे ट्विस्ट कर दें हम तो टॉर्जन, ऐसे मोड़ दे तो, ऐसे न मोड़कर ऐसे मोड़ दे तो टॉर्जन कहलाएगा वो। इस तरह से कई सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते, इस तरह मेंबर अलग अलग हो सकते हैं। टेंसाइल मेंबर हो सकता है, कंप्रेशन मेंबर हो सकता है, फ्लेक्सर मेंबर हो सकता है, टॉर्जन हो सकता है। आप लोग एसएफडी बीएमडी जो बनाते थे ऐसे, ऊपर से अगर यूडीएल लग रहा है तो ये क्या है? बीम है, एक तरह का फ्लेक्सर मेंबर है। समझे? सपोर्ट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, उनका नेचर भी अलग अलग किस्म का होता है। हम बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं। मान लीजिए ये कोई एक बीम है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? रोलर सपोर्ट। ऐसा भी हो सकता है और इधर बना देते हैं दूसरा, और ऐसा भी कहीं कहीं है। ये दोनों रोलर सपोर्ट हुए। पिन जॉइंट भी होता है। पिन कैसा? ऐसा। फिक्स सपोर्ट भी होता है। ये फ्री एंड हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, ये पिन हो गया।
इनका बिहेवियर भी अलग अलग है। ये सोचो, इसको, ये रोलर को हम ऐसे ऐसे अगर घुमाएंगे तो ये तो घूम सकता है ना, यानी कि कोई पकड़ तो रहा नहीं है। लेकिन सोचो अगर हम ऊपर से दबाना चाहे तो, दबाना चाहेंगे तो क्या ये दबेगा? नहीं, ये यहां से ऊपर की दिशा में एक रिएक्शन फोर्स देगा अगर ऊपर से इसको हम दबा रहे हैं तो। सोचो जरा इसको, इसको क्या तुम अगर कोई इसको ऐसे पकड़ लो, खींचो, नहीं खिंचा रहा है, ऊपर ठेलो, नहीं जा रहा है, मोड़ने की कोशिश करो तो भी यहां पर कुछ नहीं, हाँ हाथ पे एक जोर जरूर आ रहा है। इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि एक, इसको नीचे लिख देते हैं, रिएक्शन है। ऊपर से लोड आएगा तो यहां से रिएक्शन है, इसको मोड़ने की कोशिश करो तो ऐसे रिएक्शन आ जाएगा। इसमें कौन कौन से रिएक्शन आ सकते हैं? मोड़ने की कोशिश करो तो भी मुड़ जाएगा ये, जैसे पिन में देखो, ये पकड़ के हम ऊपर ले जाना है, ऐसे समझो ये बीम है, यहां एक पिन मार दिए, ठीक है, हम इसको पकड़ के ऊपर ले जा रहे हैं, चला गया, ऐसे किए फिर से आ गया। लेकिन क्या हम खींच रहे हैं तो बाहर निकल रहा है क्या? नहीं। ऊपर ठेल रहे हैं तो ऊपर जा रहा है क्या? ऐसे नहीं। यानी कि ऐसे रिएक्शन है और ऐसे रिएक्शन है, लेकिन जब मोड़ोगे तो थीटा तो बन ही जाएगा, कोई ना कोई एंगल पे ऐसे टिल्ट हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा, तो मोमेंट को ये रेसिस्ट नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें बस याद दिला रहे हैं, पीछे पढ़े हुए हैं आप लोग। ये सपोर्ट्स हुए। आप लोग अब तक स्ट्रक्चर जो पढ़े वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पढ़े। क्या होता है डिटर्मिनेट? डिटर्मिनेट क्या होता है भाई? और इनडिटर्मिनेट क्या होता है? डिटर्मिनेट। अच्छा, पहले यहां ध्यान दीजिए, एनालिसिस क्या होता है? क्या होता है मतलब एनालिसिस का? एनालिसिस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई एक्सटर्नल लोडिंग आ रही है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं ये पता करना, पहला चीज। इंटरनल स्ट्रेस पता करना, फिर जो सपोर्ट्स हैं वो सपोर्ट बेचारे को कितना लोड से पकड़े हुए हैं, यानी कि सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन का पता चलना, वो कितना से बेंड कर रहा है या कितना का डिफ्लेक्शन दे रहा है, क्या स्लोप बन रहा है और क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका पता चलना। यही तो काम है एनालिसिस का, ये सब चीजें पता करना। पहला चीज, यहां सपोर्ट रिएक्शन को देखिए जरा। मान लीजिए एक बीम है ऐसा, यहां पिन जॉइंट है, यहां रोलर सपोर्ट है, इस पर एक लोड आ रहा है 5 किलो न्यूटन का, ये 10 मीटर का है, ये भी 5 मीटर हो गया, ये भी 5 मीटर हो गया। हम आपसे पूछें कि भैया कितना रिएक्शन है यहां, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मान लीजिए रिएक्शन एट पॉइंट ए और पॉइंट बी कितना कितना है, जरा बताइए, क्या बता सकते हैं? कैसे पता करते हैं? यही करते हैं ना कि एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस को जोड़ देते हैं, या वाई डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस को जोड़ देते हैं, या मोमेंट को जोड़ देते हैं जेड डायरेक्शन वाला। यही करते थे ना तुम, या तो ये या ये या ये। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बोलते हैं इन्हें, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते थे तुम। जैसे एक्स डायरेक्शन में तो खैर कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। वाई डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं।
आर ए प्लस ऊपर की दिशा में, ये भी ऊपर की ही दिशा में है, निगेटिव में 5 किलो न्यूटन है, इजिकल टू 0। आर ए प्लस आर बी इजिकल टू 5 किलो न्यूटन। दो अननोन है हमारे पास, दो जो नहीं पता। अननोन उन्हीं को बोलते हैं जो नहीं पता। आर ए पता करना, आर बी पता करना है। तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन की आवश्यकता होती है। एक इक्वेशन तो हमारा ये है, दूसरा ये इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, इसका कर लिए, अब बच गया ये। किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, ए के अबाउट लीजिए, ए के अबाउट लीजिए, तो सारे फोर्सेस आर बी, मान लीजिए इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, आर बी इंटू 10 मीटर माइनस 5 इंटू 5 मीटर इक्वल टू 0। आर बी इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन। भैया आर ए और आर बी मिलके हो रहे हैं 5, आर बी अभी अभी निकला है 2.5, तो आर ए भी 2.5 ही होगा। समझे? ये कैसे पता कर लिए? सपोर्ट रिएक्शन का पता चल गया किससे? इन तीनों का इस्तेमाल करके तुम डिटरमाइन कर पाओ, अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन का ही इस्तेमाल करके, तो उसको कहते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। समझे? और अगर न पता कर पाओ तो इनडिटरमिनेट। अब जैसे इसी को अगर हमें बनाना हो इनडिटरमिनेट तो कैसे करेंगे? कैसे बना देंगे भाई? चलो बना देते हैं। हो गया इनडिटरमिनेट। अब रिएक्शन कितने हैं जरा देखो। रिएक्शन है आर ए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मान लो ए, और मोमेंट एक लग रहा है एट ए। कितने रिएक्शन? 1 2 3 और ये 4। टोटल रिएक्शन 4 हो गए। हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है? एफ एक्स इजिकल टू 0, सिग्मा एफ वाई इजिकल टू 0, सिग्मा एम जेड इजिकल टू 0। 3 अननोन है 4 और इक्वेशन है 3। दो अननोन थे तो दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ी थी। यहां 4 अननोन है, 4 इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी ना, लेकिन है तो 3 बस। कैसे पता करोगे? डिटरमाइन जिसमें नहीं कर पाते हैं उसी को बोलते हैं इनडिटरमिनेट। इसका मतलब ये नहीं कि पता नहीं चल सकता है, चलता है पता। एक अलग से इक्वेशन खोजना पड़ेगा हमको। वो अलग से इक्वेशन बोलते हैं कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। अलग से जो इक्वेशन ढूंढा जाता है उनको कहा जाता है कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। उसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है? यहां पर जैसे 4 अननोन है, 3 इक्वेशन हुआ। तो हमेशा याद रखो कि जितने अननोन हैं उतने इक्वेशन चाहिए होंगे, तभी अननोन का पता चल पाता है। अगर आसानी से पता चल जाए इन्हीं का इस्तेमाल करके, तो उनको स्ट्रक्चर को बोला जाता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। और अगर ऐसा नहीं पता कर पाते हैं तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकते हैं, उनकी इनडिटरमिनेसी ज्यादा और कम भी हो सकती है। जैसे यहां पर 3, यहां पर और एक 4, 4 अननोन थे। इस केस में अब हम थोड़ी सी इनडिटरमिनेसी बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ाएंगे भाई? इनडिटरमिनेसी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि जो पता नहीं है उसका नंबर बढ़ा दो। क्या नहीं पता है? सपोर्ट रिएक्शन नहीं पता है। एक और,
फिर वही हाल, आर बी, एच बी, एम बी, 3 और 3 6, 6 अननोन हो गए। इक्वेशन है 3। यहां पर तो एक ही ज्यादा था, यहां पर 3 ज्यादा हो गए, मतलब 4 - 3 1 और 6 - 3 1। इनडिटर्मिनेसी बढ़ गई, और ज्यादा बढ़ गई। तो इन्हीं का हमको आगे पढ़ना है। इनडिटर्मिनेसी कितनी है, कोई कितना इनडिटर्मिनेट हो सकता है। और एक चीज याद रखना, अब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बहुत कम बनते हैं, इनडिटर्मिनेट ही स्ट्रक्चर बनता है। जो जितना ज्यादा इनडिटर्मिनेट होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छे स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है, दुनिया में आपको इन्हीं से पाला पड़ना है, तो इसको अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस इसी से बनता है। और वो जो लास्ट में सिलेबस के अंत में लिखे थे ना, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो इसी को निकालने का तरीका है, वो मेथड है दोनों। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लासेस आप लोग की ऑफलाइन शुरू हो रही है 20 तारीख से, ठीक है, 20 फरवरी, ओके।